नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अर्बन नक्सलियों की। पिछले 2 दिन से इस देश के बहुत सारे अर्बन नक्सल का मतलब है बुद्धिजीवी लोग एक पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। और पीड़ा क्या है? पीड़ा यह है कि इस देश के 2 बड़े योद्धा शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जब जमानत नहीं दी तो इनका दर्द जो है वो अब रह रह के बाहर निकल के आ रहा है। और क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, हम इसकी जो है वो विस्तार से इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। इस देश में समय समय पर न्यायपालिका को ब्लैकमेल किया गया है। और ब्लैकमेल कैसे किया जाता है? अल्पसंख्यकों के बहाने हमेशा फायदा उठाया जाता है। शरजील इमाम, उमर खालिद दोनों जेएनयू के स्टूडेंट। और एक आप देखिए, कोइंसिडेंटली हम कहेंगे दुर्भाग्यवश एक ऐसे लोगों की भीड़ जो है वो इसी जेएनयू से निकल कर आती है। अब आप सोचकर देखिए, देश के टुकड़े होंगे, अफजल गुरु और तमाम तरह के मुद्दे, ऐसे भाषण दिए जाते हैं। पूरा वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत हम ये कह सकते हैं। तो याद कीजिए, दिल्ली, शाहीन बाग और फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उस वक्त इस देश में एक एनआरसी और सीएए के बलबूते, हालांकि था क्या, मामला अलग था, लेकिन फिर भी इस देश को बंधक बनाने की कोशिश की गई, अराजकता फैलाने की। और हुआ यह कि इस देश में दिल्ली ने दंगे भी देखे। और उन्हीं दंगों के बाद में इन दोनों सूरमाओं को अरेस्ट कर लिया गया सितंबर 2020 में। आरोप क्या थे? सीधे सीधे देशद्रोह के मुकदमे। क्यों थे? क्योंकि एक इस योद्धा ने तो यह तक कह दिया था कि चिकन नेक को जो है वो तोड़ दिया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। चिकन नेक का मतलब आप समझते ही होंगे, आसाम। तो ये पौध जो है वो रह रह के फन उठाती है। क्यों उठाती है, उसका कारण भी है। आप देख लीजिए, कन्हैया कुमार ये आज जो है वो बड़े एक राजनेता बन गए कांग्रेस पार्टी के। हालांकि 2 वोट उनको मिले या नहीं मिले वो एक अलग मामला है, लेकिन राजनेता तो बन गए। आज उनको मीडिया चैनल जो है वो मंच देने लग गए। तो ये सारी जो जमात है वो वहीं जाकर इकट्ठी हो जाती है। अब ऐसे में अभी जो है वो आपने देखा दोनों की जमानत याचिका, क्योंकि कुल 9 आरोपी है। और 9 आरोपियों में इसमें अगर आप देखोगे तो नवीन चावला और शैलेंद्र कौर, उन दोनों की बेंच ने, जो माननीय न्यायाधीश है, उनकी बेंच ने इसको खारिज कर दिया। और खारिज करने के पीछे तर्क क्या था? तर्क था 43D के तहत अगर अदालत को लगता है कि आरोप प्रथम दृष्टया सही साबित हो रहे हैं तो वहीं पर उसकी जमानत जो है वो रुक जाती है, जमानत याचिका खारिज हो जाती है, जमानत नहीं दी जाती है। तो मामला तो गंभीर है। अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों को बचाने के लिए एक लॉबी जो है वो काम क्यों कर रही है? और इस लॉबी में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो कपिल सिब्बल। मैं हमेशा जो है वो कपिल सिब्बल को अल्पसंख्यकों का मसीहा कहता हूं। मामला कोई भी हो, अल्पसंख्यकों का वकील एक ही होगा, कपिल सिब्बल। या हम कहें, जो लोग राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उनका वकील कपिल सिब्बल होगा। कैसे? आपने देखा जिस तरीके से धारा 370 उसकी पुनर्विचार याचिका, वकील कौन था? इसके अलावा अर्बन नक्सल्स, जिसको आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाकर जमानत दिलवाई गई, उसका वकील कौन था? कपिल सिब्बल। राम मंदिर के खिलाफ कपिल सिब्बल। शरजील इमाम और उमर खालिद, इन दोनों का वकील कौन? कपिल सिब्बल। इसके अलावा अभी आपने देखा नेहा
राठौड़ की कंट्रोवर्सी हुई थी। अब जब आप कद को देखते हो तो कपिल सिब्बल को शोभा देता है कि वो नेहा राठौड़ जैसी, जिसको कहें कि एक निम्न स्तर की महिला के साथ बैठकर वो एपिसोड कर रहे हैं। क्यों? क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? और इससे उन लोगों को जो है वो एक, जिसको हम कहें कि प्रवोक का काम और करते हैं, उकसाने का काम, कि अगर वो ऐसा करेंगे तो रातों रात स्टार बन जाएंगे और कपिल सिब्बल जैसे लोग उनके साथ बैठकर चाय कॉफी पिएंगे। और यही इस देश में होता आया है। तो सुप्रीम कोर्ट में अचानक से जो है वो सीजेआई चंद्रचूड़ जो है, उनकी भी एक टिप्पणी फिर सुर्खियों में आ गई। और वो सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि शर्जील इमाम और उमर खालिद, उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज होने के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट आई, और दिल्ली हाई कोर्ट के बाद में यह जमानत याचिका गई सुप्रीम कोर्ट 2023 में। और 2023 में होता क्या है आप देखिए, जब हम कहते हैं ना न्यायपालिका की ब्लैकमेलिंग, तो न्यायपालिका की ब्लैकमेलिंग कैसे चलती है? 14 बार कपिल सिब्बल ने हर बार जो है वो इस डेट को खिसकाने के लिए, या हम कहें कि याचिका दी। जब भी सुनवाई की बारी आई, कपिल सिब्बल ने अपने हाथ पैर पीछे कर लिए और अगली डेट पे चले गए। 14 बार के बाद में 14 फरवरी 2024, ये 2023 में जो मामला शुरू हुआ वो पहुंचा 2024 में फरवरी। तारीख भी मैं बता देता हूं, आप चेक कर सकते हैं। और उस वक्त बेला एम त्रिवेदी जो है उसकी सुनवाई करने वाली थी, और जिस दिन सुनवाई होने वाली थी उस दिन कपिल सिब्बल का मैसेज आता है कि वो अपनी जमानत याचिका को वापस ले रहे हैं। क्यों लिया गया? क्योंकि उनको लग रहा था कि बेला एम त्रिवेदी की जो बेंच है वो जमानत नहीं देगी और जमानत याचिका खारिज कर देगी। और अगर जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया तो फिर इन दोनों के पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं इसके आधार पर, ऐसा क्यों किया गया? तो इस जमानत याचिका में इसका आधार दिया गया, और आधार क्या था कि 5 साल से ज्यादा जो दोनों लोग हैं, वो 5 साल से ज्यादा, या हम कहें कि 9 के 9 लोग जो है 5 साल से ज्यादा वो हिरासत में है। अब 5 साल से ज्यादा हिरासत में है तो इससे न्यायपालिका पर एक जो है वो दबाव बनाया जाता है कि अल्पसंख्यक आते हैं और इस देश में मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। आप इसको थोड़ा समझकर देखिए कि ये लोग इस तरीके की चालाकी क्यों करते हैं, और कई बार इस चालाकी में ये कामयाब भी हो जाते हैं और अपने बंदे को जमानत भी दिलवा देते हैं। क्योंकि इनको पता था कि उस वक्त जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका गई 2023 में, अगर उस पर सुनवाई होती तो दिल्ली पुलिस से उसके सारे एविडेंस मांगे गए, रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। और अगर दिल्ली पुलिस, क्योंकि इनकी व्हाट्सएप चैटिंग से लेकर हर तरीके के सबूत दिल्ली पुलिस के पास थे और इनको पता था कि यह जमानत नहीं मिलने वाली है, तो फिर तो किसी भी तरीके से इसको जो है वो देरी की जाए, क्योंकि देरी करने से न्यायपालिका के ऊपर एक दबाव बनाया जाएगा, और दबाव यह होगा कि आपने एक समुदाय विशेष होने के कारण जो है वो आपने इसकी जमानत रोकी हुई है। 5 साल से ज्यादा जमानत जो है वो पेंडिंग पड़ी है, और लगभग 5 साल की अवधि जो है वो बहुत बड़ी अवधि होती है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं। आप ये और देखिए, तर्क जो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं, बहुत सारे केस अगर आप देखोगे तो इसी तरीके के सामने आएंगे। वरना कपिल सिब्बल जो 14 बार अपने पैर वापस खींच ले, क्या जरूरत थी? तो ये सिर्फ और सिर्फ कपिल सिब्बल की एक चालाकी थी, लेकिन इस चालाकी की हवा निकल गई अब आकर। इसलिए जिसको आप लिब्रांडो पत्रकार कहते हो, या एक बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है, उसमें आग लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि उन्होंने इस समुदाय विशेष का मसीहा बनना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उन लोगों को सुनने वाले लोग कौन है, वो उसी विशेष समुदाय से आते हैं, उनको खुश करना इनकी मजबूरी है। तो ये लोग क्या करते हैं, तथ्य से भटकाकर आपको उस रिपोर्ट को इस तरीके से पेश किया जाएगा जैसे इस देश में पता नहीं नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद में हिंदू मुसलमान होने लग गया और मुसलमानों की अनदेखी की गई, मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। जबकि अत्याचार जो है वो किसका हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? अत्याचार जो है ऐसे लोग जो बहुसंख्यक समुदाय है उनके ऊपर करते हैं, और उनको जो है वो सोचने के लिए हम कहें कि कटघरे में खड़ा कर देते हैं।
तो मामला जो है वो क्या था और मामला जो है वो इसको किस तरीके से क्रिएट किया गया, क्योंकि शाहीन बाग निराधार था, क्योंकि वो नागरिकता देने का कानून था, नागरिकता छीनने का कानून नहीं था। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, और कपिल सिब्बल उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे, और ऐसे लोगों को इस पार्टी का भरपूर समर्थन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मंशा क्या रही होगी। इसलिए अब ये जो जिसको हम कहें कि बुद्धिजीवियों का वर्ग है, ये कीड़े जो है वो अब बुलबुलाने लगे, और हो सकता है आपको इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे लेक्चर भी देखने को मिले। तो ये सीधे तौर पर इसलिए प्रयास था क्योंकि इससे न्यायपालिका को ब्लैकमेल किया जाए और इन लोगों को जमानत दिलवाई जा सके। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, जमानत तो नहीं मिली। अब इन लोगों को ट्रायल पे जाना पड़ेगा, और ट्रायल में अगर आप जाओगे तो अभी बहुत सारे गवाह बाकी है, और लगभग 3000 पेज की पन्नों की एक चार्जशीट है जिसके ऊपर कोर्ट में सुनवाई है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों गए और लंबे गए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।